प्रिंटिंग के क्षेत्र में सिलीगुड़ी ही नहीं पड़ोसी राज्यों तक जिन्होंने अपने हुनर का लोहा मनवाया है वो आज हमारे साथ वो शख्स हमारे साथ आज बैठे हुए हैं और हम उनसे बात करेंगे उनके जीवन के जो संघर्ष के दिन थे उनके बारे में। जानकी पब्लिकेशन के कर्णधार धनंजय गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं। इस पॉडकास्ट सेशन में हम जानेंगे कि प्रिंटिंग के क्षेत्र में जब कंप्यूटर पहली बार सिलीगुड़ी में आया था उस वक्त डेस्कटॉप पब्लिकेशन का जो कोर्स था वो उन्होंने किया, कैसे ग्राफिक्स डिजाइनर से आज इतने बड़े मुकाम तक वो पहुंचे। उस समय 700 रुपए के आसपास की नौकरी उन्होंने की थी और आज करोड़ों का उनका टर्नओवर है। प्रिंटिंग के क्षेत्र में हर चीज़ उनके पास उपलब्ध है, चाहे फ्लैक्स प्रिंटिंग हो या फिर पेपर प्रिंटिंग हो, हर तरह का सॉल्यूशन वो दे रहे हैं और कॉरपोरेट में आज अच्छे खासे अपने काम को लेकर जाने जाते हैं। मैं साइकिल से ही आता जाता था, घर से निकलता था सुबह 8 बजे, 2 घंटा ही कहीं जॉब किया, फिर कहीं जा करके 10 घंटा जॉब किया, फिर शाम को घर आता था। तो इस तरह से कारवां चलता रहा। लेकिन देखते देखते लगा कि ना मुझे कुछ करना चाहिए। मूल मंत्र यही है कि ईमानदारी, काम के प्रति वफादारी और कमिटमेंट। कि मैं एक न्यूज़पेपर में काम करता था, 700 का हमारा सैलरी था और जॉब था शाम को 7 बजे से लेके रात के 12-1 बजे तक। माँ के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि माँ के नाम को जब ने मैंने ऊंचा किया तब तरक्की के रास्ते सारे खुलते चले गए। और आज ये आलम है कि मुझे माँ के नाम से लोग जानते हैं, इसलिए धनंजय नहीं जानकी कहकर पुकारते हैं। जानकी पब्लिकेशन हमारा, हाँ, माँ के नाम में रखे थे हम। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्स मौजूद है धनंजय गुप्ता जी, उनसे हम आपका परिचय करवा देते हैं। नमस्कार धनंजय जी। नमस्कार। धनंजय जी, जैसा आपने हमारे और भी पॉडकास्ट देखे होंगे, तो हम चाहते हैं कि हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर में हम बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी जो कहानी है, आप जो संघर्ष किया आपने, मैं आपको काफ़ी पहले से जानता हूँ, युवा अवस्था से मैं आपको जानता हूँ क्योंकि आपके साथ मैंने भी काम किया है। हम एक समय साथ में काम करते थे। तो वो दौर मैंने देखा है जब आप 18 घंटे तक काम करते थे। आपका जो ड्यूटी आवर्स रहता था, आज के दौर में अगर किसी को बोला जाए तो वो कहते हैं 5 to 9 वाला जॉब। लेकिन आपने जो काम किया था, सुबह, रात, मिडनाइट, आप सब एडिटर के रूप में भी थे, न्यूज़पेपर में काम करते थे। तो वो दौर था, उस दौर में आपको अचानक जहन में कैसे आया कि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर घुसना है? क्योंकि आपकी शुरुआत तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ हुई थी, फिर आप आज जहाँ तक आपके पास प्रिंटिंग मशीनें हैं, आपका व्यवसाय भी बहुत विस्तार कर चुका है, तो उस समय अचानक जहन में कैसे आया आपके? सबसे पहले तो मैं खबर समय की पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज हमें अपने पॉडकास्ट में बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। उसके लिए मैं विशेष करके संजय शर्मा जी को तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक मेरी लाइफ की बात है और संजय जी ने कहा कि ये जर्नी काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा, तो देखिए, जीवन में संघर्ष न हो तो फिर जीवन का मज़ा ही क्या है। और आजकल के युवा संघर्ष से घबरा जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मैंने अपने जीवन का जो हमारा शुरुआत की और जब मैंने 1997 में जानकी पब्लिकेशन की स्थापना की और उस दौर में, उस समय जो प्रिंटिंग का जो इक्विपमेंट थे वो काफ़ी नगण्य थे, माने आज के युग से काफ़ी कम थे। हाँ, उस समय, हाँ, महंगे भी थे। उस समय क्या थे कि जो कंप्यूटर थे वो नया मार्केट में आया था। हमको लगता है कि कंप्यूटर साक्षात्कार हमारा पहली बार हुआ एक न्यूज़पेपर में मैं काम करता था और उसमें सबसे पहले 92 में मैंने कंप्यूटर को देखा और तब से मेरे अंदर एक कंप्यूटर के प्रति जागरूकता और एक ललक जगी कि ना, कंप्यूटर से पता नहीं क्या मुझे हो गया कि कंप्यूटर से एक प्यार जैसा हो गया। और मैं कंप्यूटर पर आपको कहते हुए मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं कि हम कंप्यूटर में लगभग 18 घंटे में बैठ जाता था। और आज मैं सोचता हूँ कि कैसे बैठता था, तो मैं सोच पड़ जाता हूँ कि भाई कैसे होता था। लेकिन ईश्वर की कृपा थी और उतना ऊर्जा था और एक मन में एक जज्बा था कि हमें आगे निकलना है। और आज आपके मैं सामने हूँ और इसका कारण है कि हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं।
दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं 92 की, उस समय डॉज जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, डॉज हुआ करता था। हाँ। जो कि एक आज हम लोग जिस तरह से ग्राफिक्स के बारे में काम कर पा रहे हैं, जितना इन्हेंस हो गई है ग्राफिक्स, उस समय में वैसा नहीं था। तो मैं भी उस दौर में मैंने भी सीखा था कंप्यूटर, तो काफ़ी दिक्कत होती थी उस समय। हमको कमांड याद रखने पड़ते थे, कमांड के थ्रू ही हम किसी भी सॉफ्टवेयर को खोल पाते थे। तो एक बहुत टफ जॉब था उस समय ये करना। संजय जी, उस समय आपको याद होगा कि वो एक फ्लॉपी चलती थी। हाँ, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क तो नहीं था। हाँ। एक प्लास्टिक की फ्लॉपी, मतलब कागज की हाँ, कागज की फ्लॉपी थी। उसके बाद में फिर छोटा फ्लॉपी आया। हाँ। फिर उसके बाद हार्ड डिस्क आया। हाँ। उस समय हार्ड डिस्क भी बहुत कम मात्रा में मिलते थे। तो उस दौर से हमने कंप्यूटर की शुरुआत की थी, जब उस समय कंप्यूटर नया नया इंडिया में आया था। बहुत महंगा भी था, बहुत महंगा था। एक कंप्यूटर लेने में, हाँ, लगभग एक छोटा सा कंप्यूटर लेने में आपको लाख रुपए का समथिंग में लगता था। एक प्रिंटर लेने में लगभग 70,000-80,000 रुपए लगते थे। माने आज जितने में हम एक मोबाइल लेते हैं, उतने में मोबाइल लेते हैं, उतना में कंप्यूटर आता है। हाँ, लाख सवा लाख रुपए कंप्यूटर। हाँ, उतना में कंप्यूटर आता था, ब्रांडेड कंप्यूटर। हाँ, लेकिन वो ललक थी एक। उसके बाद हमने आपने जैसे बताया कि मैं एक न्यूज़पेपर में काम करता था। 700 का हमारा सैलरी था और जॉब था शाम को 7 बजे से लेके रात के 12-1 बजे तक। तो एक ईश्वर का वरदान था और माँ का आशीर्वाद था कि उस लगन को मैंने निभाया। और आज वो दौर है कि जब मैं माँ के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कि माँ के नाम को जब ने मैंने ऊंचा किया, तब तरक्की के रास्ते सारे खुलते चले गए। और आज ये आलम है कि मुझे माँ के नाम से लोग जानते हैं, इसलिए धनंजय नहीं जानकी कहकर पुकारते हैं। जानकी पब्लिकेशन हमारा, हाँ, माँ के नाम में रखे थे हम। ये बात है 1997 की बात है। 23 जनवरी 1997 के मैंने जानकी पब्लिकेशन का स्थापना की थी। तब से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो इस लाइन में माने लाया किसने? माने आप तो जैसे शुरुआत में आप सब एडिटर के रूप में एक मीडिया में काम करते थे, वहाँ से फिर आप माने यहाँ जो ये ग्राफिक्स डिजाइनर तक जो आप आए, ये वाला क्या था? देखिए 1993 की, हाँ, 1993 की बात है। मैं ये जानने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्या विजनरी उस तरह से थे? आप आपका पेंटिंग में, ड्राइंग में, ये सब में मन लगता था, या आप एक मजबूरीवश, या फिर एक करना था, कुछ काम करना है आपको बोल के आप आए? कैसे? नहीं, हमको एक काम करने का लगन था। और शुरू से पूछिए तो मुझे ऐसा काम हम खोजते थे जो मुझे पूरा मैं व्यस्त रहूँ, पूरी तरह से मैं व्यस्त रहूँ, ऐसा कोई काम मैं खोजता था। और जब मैं आपने शुरू में कहा कि 18 घंटे में काम करता था, तो ये बात सही है कि मैं दुकानदारी भी करता था, पढ़ाई भी करता था और न्यूज़ एडिटिंग का काम भी करता था। तो उस दौरान मुझे कंप्यूटर साक्षात्कार हुआ, और कंप्यूटर में जब मैंने उस समय देखा कि कैसे काम होता है, तो उससे एक ललक जगी कि ना मुझे भी कंप्यूटर में काम करना है। और बहुत फास्ट काम होता है, बहुत जल्दी काम होता है। और उस समय डिजिटल धीरे धीरे इंडिया में आया हुआ था, और वो डिजिटल की तरफ सभी लोग बढ़ रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि इससे अच्छा जॉब हमको नहीं मिल सकता है, ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा हमको, और इस क्षेत्र को आगे लेकर जाना चाहिए। और तब मैंने आगे पीछे नहीं देखा और सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हुए चला गया। और एक शख्स हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, कि वो शख्स हैं, वो आज भी मैं उनसे मिलता हूँ और उनका अभिवादन करता हूँ, तो मुझे भी गर्व होता है, और मुझसे कई गुना ज़्यादा उनको गर्व होता है मुझे देख करके। उनका नाम है सुजयदा। बहुत बहुत नमस्कार सुजयदा, देखते होंगे तो मैं उनसे नमस्कार। सुजय घटक, श्री सुजय घटक जी, उन्होंने ही इस लाइन में मुझे लाया, और उन्हीं के बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उन्होंने ग्राफिक, और एक तरह से सोचिए कि डीटीपी लाइन में जब उन्होंने ज़बरदस्ती लाया जाता है किसी को, वैसे उन्होंने करके हमें लाया। और तब मैंने देखा कि इस लाइन में क्या नया चीज़ है, और मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया। तो ये जो 1997 से आपने जो कारोबार शुरू किया, आपके एक छोटे से ऑफिस से आपने स्टार्ट किया था, उसके बाद आपने जो विस्तार किया,
तो ये जो आपने तो कोई कोर्स नहीं किया होगा, माने जॉब से आप डायरेक्ट निकले थे, अपना व्यवसाय में आए, आपके अंडर में आज इतने सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और इतना बड़ा व्यवसाय देखते हैं, तो आपने क्या कोई कोर्स किया इसके बाद कि मैनेजमेंट का कोई कोर्स किया या सेल्फ आपने खुद ब खुद सीखा? नहीं, उस समय क्या था कि कोई डीटीपी नया नया आया हुआ था और डीटीपी कोर्स मैंने नहीं किया था, मैंने देखते देखते ही सीख गया था। कंप्यूटर की कहीं कोई मैंने पढ़ाई नहीं की है, कभी मैंने कोर्स कभी नहीं किया। हाँ, बाद में क्या हुआ कि जब मैंने कुछ जान गया कंप्यूटर के बारे में, तब अपने आगे हमको और कोई दिक्कत न हो, इसके लिए मैंने एक डिप्लोमा लिया, कंप्यूटर मेंटेनेंस में डिप्लोमा लिया, और ताकि मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ जान सकूं। तो मतलब डीटीपी का आपने नहीं, डीटीपी का कभी मैंने कोर्स नहीं किया, मैंने देखते देखते सीख गया। ऐसा कोई कोर्स आज तक मैंने नहीं लिया। मतलब ये देखिए, एक असंभव चीज़ को भी अगर ज़रूरत हो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये धनंजय गुप्ता से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा कि ये इन्होंने कंप्यूटर कभी पहले देखा नहीं था और कंप्यूटर में ग्राफिक्स डिजाइनर बन चुके थे बिना सीखे। उसके बाद भले आपने सीखा होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो कंप्यूटर ग्राफिक मैंने नहीं सीखा, आज तक नहीं सीखा। कंप्यूटर मेंटेनेंस जाना था कि वो भी कंप्यूटर कैसे काम करता है, फ्लोपी जो हार्ड डिस्क है, वो भी मदरबोर्ड आपने पहले मैंने खुद सीखा, उसके बाद डिप्लोमा किया था? हाँ, पहले मैंने ये डिजाइनिंग का सीख लिया था, उसके बाद मुझे लगा कि ना कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, हार्ड डिस्क मैंने हार्डवेयर के बारे में जानना चाहिए। सॉफ्टवेयर तो मैं कुछ काम करता था, तो हार्डवेयर में मैंने जानने के लिए मैंने कंप्यूटर मेंटेनेंस का कोर्स किया था। तो अगर हम कैरियर की शुरुआत की चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती क्या आई थी आपके रास्ते में? देखिए, चुनौतियां तो कई तरह की हैं, और जीवन में वो जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो। संघर्ष रहेगा तभी आदमी आगे निकलता है, और कमियां रहेंगी तभी उपलब्धि आएंगी। बगैर कमी का कोई उपलब्धि नहीं मिल सकती। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मैंने उस समय मेरे पास मैं साइकिल से ही आता जाता था, घर से निकलता था सुबह 8 बजे, 2 घंटा ही कहीं जॉब किया, फिर कहीं जा करके 10 घंटा जॉब किया, फिर शाम को घर आता था। तो इस तरह से कारवां चलता रहा, लेकिन देखते देखते लगा कि ना मुझे कुछ करना चाहिए। और उसमें मैं बताना चाहूँगा कि 95 में मेरी शादी हुई, और 95 में जब मेरी धर्मपत्नी का नाम मेरे साथ जुड़ा, तो उसके बाद एक पूछिए को टर्निंग पॉइंट था कि उनका साथ मिलने के बाद हम बहुत आगे तक निकले, और पत्नी का साथ मिला, उसके बाद मेरे जो भाई हैं, भाइयों लोगों का साथ मिला, और आज भी भाई लोग मेरे साथ हैं, और उनके साथ से ही और कोऑपरेशन से, सहयोग से ही हम लोग आज यहाँ तक पहुँचने में सफल हो पाए। नहीं, आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपकी लाइफ में? मतलब ये जो करियर की शुरुआत, करियर जो है, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि करियर, जैसे आप तो एक गोल्डन स्पून लेकर पैदा नहीं हुए थे, आपको अपना काम करना था। आपके पिताजी के आर्थिक हालात इतने मजबूत नहीं थे, आपके घर में, खानदान में इतना कोई मजबूत परिवार नहीं था। तो आपके लिए जो चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौती, जिसने आपको माने जिसको पार करके फिर आप यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि आप तो जॉब में थे, जॉब के बाद आपको यहाँ पर आना था, तो चुनौतियाँ, मतलब जैसे आपको ये सारा सामान इकट्ठा करना, आपको सब कुछ लेना, आपके पास तो फाइनेंशियल भी क्रंच था, तो क्या चुनौती आपको थी और चुनौती से कैसे निकले आप? चुनौतियाँ देखिए इस तरह से थी कि मेरे पास पैसे तो थे नहीं, हम उस तरह से धनाढ़ फैमिली से तो बिलोंग नहीं करते थे कि आज मांग लेते पैसा हो जाता। छोटा मोटा मेरे पापा जो थे, छोटे मोटे फॉर्चून की दुकान थी, मोदी खाना दुकान थी, उससे हम लोग का ईश्वर के दया से गुजर बसर बढ़िया चलता था। लेकिन ऐसे कोई माली व्यवस्था नहीं थी कि हम कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसा मांगते तो मिल जाता। तो उस समय जब मैं नौकरी करता था, तो मेरे दिमाग में आया कि नौकरी करने से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएगा आदमी, और मुझे ये सब समय लालसा रहता था कि मैं भी और लोगों की तरह बड़ा आदमी बनूं, पैसे कमाऊं, मैं भी अच्छा घर में रहूं, मेरा लाइफ स्टाइल बढ़िया हो। सपना था। मैं सपना था कि हमको याद है कि जब मैं ट्रेन में भी कभी उस दौर में जाता था, तो मैं स्लीपर में ना बैठ करके एसी कोच में बैठता था, छुप छुपा कर बैठता था, ताकि कोई किसी की नज़र पड़े, यार तुम सेकंड क्लास, तुम एसी में बैठा हुआ है। लेकिन मुझे थी कि ना हमको बेहतर से बेहतर जगह बैठना है। तो मुझे याद है कि कई लोग यहाँ के जो धनाढ़ लोग थे वो एसी में बैठ कर जाते थे, तो मैं भी धीरे से साइड में बैठ जाता था और उनसे छुप कर बैठता था कि वो देखे नहीं कि हम भी एसी में बैठे हुए। लेकिन शौक था, बैठते थे। ये शुरू से ही मेरी यह मतलब मानसिक स्थिति है।
ड्रीम था कि ना भाई आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, ये तो ड्रीम था क्या। और इसीलिए मैंने इस जॉब को इसलिए नहीं चुना कि मैंने नहीं जानता था कि इसमें मैं आगे बढ़ पाऊँगा और बहुत ज़्यादा इसमें हम आगे निकल पाएंगे, लेकिन ये था कि माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, ईश्वर का हाथ मेरे ऊपर है और मेरी पत्नी का, मेरे भाइयों का साथ है, तो हम ज़रूर आगे निकल जाएंगे। और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपने लोन लेके शुरुआत किया था? हाँ, मैं कई बैंकों में घूमा उस दौर में, लगभग ये 93 की बात है। कोई बैंक राजी नहीं हुआ। सभी बैंक जो है वो पूछते थे कि भाई सिक्योरिटी क्या है। तो सिक्योरिटी क्या था? मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना ज़मीन के कागज़ था, ना घर में उस तरह से कोई बैंक बैलेंस था, ना कोई फिक्स डिपॉजिट था कि हम किसी को दें। तो कई बैंक नकार दिए, कई बैंकों में जाता था, बैठता था, कई सोर्स भी लेकर मैंने गया कई बार, तो सब देखने के बाद लोग बोलता था कि ना, नहीं हो पाएगा। लेकिन यही बोलते हैं ना कि जब भगवान मेहरबान तो कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं कई बार आकर के घर में रोने लगता था, तो पत्नी जो है वो बोलती थी कोई बात नहीं, चलिए ये बैंक में नहीं हो, दूसरे बैंक में ट्राई कीजिए। मैं फिर साइकिल से निकलता था, दूसरे बैंक में वहाँ जाता था। और इसी दरमियान एक बैंक वाले ने मेरी, हो सकता है कि मेरे विचार से प्रभावित हो गया या मेरी बातों से उसको अच्छा लगा या मुझ में कुछ उसने देखा, तो वो राज़ी हो गया कि ठीक है, मैं कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर आपको दे दूँगा, आप क्या कुछ दे सकते हैं। तो मैं पापा से अगर कहा, तो पापा ने सब कुछ देखने के बाद वो 30,000 रुपया का उनके पास कोई पड़ा हुआ था FD, वो बोले कि ठीक है 30,000 रुपया मेरे पास है, ये ले जाओ। तो मैंने उस बैंक मैनेजर के जाकर को 30,000 रुपया का FD रख दिया कि सर यही मेरे पास जमा पूंजी है, इसमें आप कुछ दे सकते हैं तो दे दीजिए। वो बेचारे को शायद भगवान का आशीर्वाद मानेंगे, उसके दिमाग में कुछ आया, बोला ठीक है हम देंगे, बिना गारंटी के देंगे, 30,000 रुपया तुम लेके आओ। 30,000 मैंने दिया और उसके बाद उस बैंक मैनेजर ने एक प्रिंटर, एक स्कैनर, एक कंप्यूटर सिस्टम दिया उस दौर में। और उसके बाद मैंने जो काम शुरू किया वो आज तक मैं फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा, फिर आगे बढ़ते हुए निकलते चला गया। और आज आपको बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरे अंडर लगभग 35 आदमी काम करते हैं। 35 आदमी। आपका तो अभी बाहर में भी है? हाँ, सिक्किम में मेरा ऑफिस है, ब्रांच है। आपका यहाँ पर 3 जगह ब्रांच हो गया है। 3 जगह? हाँ, जानकी पब्लिकेशन का। हम ऑनलाइन का भी काम कर रहे हैं और दिनों दिन मशीनरी भी बढ़ा रहे हैं। आपके माने जो पहला जब बिजनेस शुरू किया था, तो पहला बड़ा ऑर्डर आपको कौन सा मिला था और उसमें कितना आपको डर लगा था कि उसको फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कौन सा बड़ा ऑर्डर? देखिए, सबसे बड़ा ऑर्डर जो हम बोलेंगे आज के, मैंने आज आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, ये कभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। सबसे बड़ा ऑर्डर इस्कॉन मंदिर का ही मिला था। इस्कॉन मंदिर? उस समय इस्कॉन मंदिर का स्टार्ट हो रहा था। मंदिर उस समय बनना शुरू हुआ था और वो लोग, पता नहीं क्या उन लोग से मेरा जुड़ाव था कि इस्कॉन का पूरा काम ही वो लोग हम लोग को देते थे। इस्कॉन में जितना भी काम होता था वो सारे मेरे प्रेस में होता था। उसमें अनुराधा पौडवाल वगैरह? हाँ, सभी का टिकट वगैरह सब मैंने छापा था उस समय। हाँ, बड़ा काम मिला। बड़ा काम, टोटल जितना कैलेंडर इस्कॉन का छपता था सब मेरे यहाँ से छपता था। सिलीगुड़ी इस्कॉन का टोटल। तो सबसे बड़ा काम बोलेंगे इस्कॉन मंदिर का ही मैंने काम किया। और उसके बाद तो कई लोग जुड़े और कई कॉर्पोरेट हाउस के काम आजकल हम लोग कर रहे हैं। आपके जीवन में, लाइफ में, बिजनेस के दौरान या फिर पूरे माने इसमें स्ट्रगल लाइफ के बाद सक्सेस लाइफ में भी आपको सबसे बड़ा डर क्या लगता है अपनी लाइफ में? कोई डर है आज या पहले लगता हो? सबसे बड़ा डर क्या था आपका? मान लीजिए पहले था, उस डर से आपने ओवरकम करके आप यहाँ तक आ चुके हैं। आपकी लाइफ का डर क्या है? डर तो यही था जब काम शुरू किया, ये आज भी यही डर लगता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। किस तरह? कोई गलत काम नहीं करवा सके, गलत काम मुझसे ना हो जाए, इससे मैं डरता हूँ। इसलिए सब समय भगवान को साक्षी मानकर जहाँ भी जाता हूँ, सब समय भगवान को साक्षी रखता हूँ कि ना मेरे से गलत ना करवाना। भले हम जहाँ हैं वहीं रह जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत काम ना हो जाए। नहीं तो इस क्षेत्र में तो कितने गलत काम का मेरे पास इन्फॉर्मेशन आता है। अपॉर्चुनिटी भी आया, लेकिन मैंने उसको ठुकरा दिया कि ना, मैं गलत काम नहीं करूँगा, भले कम कमाऊंगा लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। हाँ, आपकी प्रतिष्ठा भी है। आप लगभग 27 साल से इस ट्रेड में हैं और ISO सर्टिफाइड हैं, तो आपका एक प्रतिष्ठा भी बन चुका है। आपका मूल मंत्र क्या है? आपके बिजनेस में जो सफलता है उसका मूल मंत्र आप क्या मानते हैं? मूल मंत्र यही है कि ईमानदारी, काम के प्रति वफादारी और कमिटमेंट।
कमिटमेंट। हमारा बिजनेस ही उस पर चलता है। हमारे प्रेस का काम ही ऐसा है कि यदि उस प्रेस के काम में यदि आप प्रतिबद्धता नहीं रखें, प्रोमिस का मोल नहीं जाने, तो आप प्रेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो भी आपके पास कस्टमर आता है वो अंतिम समय में आपके पास आता है, हमको प्रिंट करके तुरंत चाहिए, 2 दिन में चाहिए। तो आप उस तरह से आज भी हम लोग कर रहे हैं वही, आज शुरू में भी कर रहे थे तो ऐसे ही था। तो इसमें प्रोमिस का इस बेसिकली इस बिज़नेस में, और बिज़नेस का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस बिज़नेस में प्रोमिस का बहुत बड़ा महत्व है। जो प्रोमिस पर खड़ा उतरेगा वही आगे निकलेगा। कभी टूटा है आपका प्रोमिस? कभी जिसका रिग्रेट है आपको कि ऐसा होना नहीं, काम के प्रति तो कभी कुछ नहीं। क्लाइंट छूट गए हैं जिसका कि आपके प्रॉमिस की वजह से, ऐसा कभी हुआ लाइफ में? नहीं, इसलिए नहीं हुआ कि मैं कर्मठता पर विश्वास रखता हूँ, और मैं यदि कमिटमेंट एक बार कर दिया किसी को, कोई कस्टमर को, तो स्टाफ हो चाहे ना हो, मैं खुद बैठ करके रात में काम करके उसको दे देता हूँ। आप खुद क्या क्या कर पाते हैं DTP के? हाँ, आज भी मैं बैठ कर काम करता हूँ। अच्छा, क्या क्या? टोटल डिजाइनिंग काम मैं कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ, बैठ करके। प्रिंटिंग में भी? हाँ, स्क्रीन प्रिंटिंग वगैरह सब? स्क्रीन प्रिंटिंग नहीं कर लेता हूँ, लेकिन डिजाइनिंग का काम मैं कर लेता हूँ। प्रूफ रीडिंग, हाँ, प्रूफ रीडिंग में कर लेता हूँ। अच्छा, टोटल प्रूफ रीडिंग हमारे यहाँ से निकलता है। जो भी हमारे स्टाफ काम करके देते हैं उसको फाइनली उसको बढ़िया से देख करके उसका स्पेलिंग चेक करके फिर आगे प्रोडक्शन के लिए मैं देता हूँ। वो मेरा आज भी काम वही है। आज भी वही? हाँ। है। तो बेसिकली क्या क्या काम है आपके यहाँ, थोड़ा सा अगर संक्षिप्त? देखिए, मेरे पास पेपर प्रिंटिंग का सारा हम लोग काम करते हैं, फ्लेक्स प्रिंटिंग का काम है, विनाइल प्रिंटिंग का काम है, उसके बाद हमारे पास स्क्रीन प्रिंटिंग है, बाइंडिंग है, कई तरह के और प्रिंटिंग, जो लेजर प्रिंटिंग है, आपका टी-शर्ट का प्रिंटिंग का सारा काम है मेरे पास, और जितने तरह का प्रिंटिंग है पेपर और क्लॉथ में, वो सारे हम लोग काम करते हैं। शुरुआत तो आपने सिर्फ डिजाइनिंग से की थी? हाँ, शुरुआत एक कंप्यूटर डिजाइनिंग, यही आपका पहला काम था? 97 में मैंने जब काम स्टार्ट किया तो सबसे पहले मेरा काम केवल DTP का ही था। DTP का था? हाँ। मुझे याद है जहाँ तक कि ये जो उस समय ही एक दौर था जब जो टेलीफोन डायरेक्टरी थी सिलीगुड़ी की, हाँ, वो मैनुअल से कंप्यूटराइज हुई थी। हाँ। तो वो काम भी शायद आपको कुछ पार्ट मिला था? हाँ, किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था? हाँ, मिला था। उस समय जब हम काम स्टार्ट किए थे तो उस समय एक बड़ा वर्क हमको बहुत बड़ा काम था, वो टेलीफोन डायरेक्टरी का, डाटा एंट्री का काम, डाटा एंट्री काम हमको मिला था, और कुछ काम SMC का भी मिला था उस समय। हाँ, SMC का काम मिला था, जो डाटा एंट्री का, वो भी हम लोगों ने बखूबी किया और रात दिन एक करके उस काम को पूरा किया। तो ये बातें मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस काम का हिस्सा मैं भी रह चुका था। मुझे बताने में शर्म महसूस नहीं होती है, मैंने भी इनके यहाँ जॉब किया है, और उस डाटा एंट्री का जो मुख्य कार्यकर्ता था मैं ही था। BSNL की जो डायरेक्टरी थी उसका डाटा एंट्री में करता था, और काफ़ी मज़ा भी आता था क्योंकि उस समय हमारे सामने एक नई चीज़ थी, एक नया दौर देख रहे थे हम, कि बदलाव को हम लोग अपने सामने से देख रहे थे, गुजरते हुए, बदलाव होते हुए देख रहे थे, देख रहे थे कि मैनुअल से कंप्यूटराइज कैसे हो रहा है, डाटा एंट्री हो रही है, एक SMC के एक वार्ड की डाटा एंट्री, वो सब देखा है हमने। तो वो दौर बहुत ही एक सुखद अनुभव था हमारे लिए। और चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उसके अंदर हमें खरा उतरना था, क्योंकि उस समय एक साथ बहुत सारे लोग उस जगह में अट्रैक्ट हो रहे थे, आ रहे थे, कंप्यूटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, और एक बड़ा सा मॉनिटर हुआ करता था। अभी जैसे फ्लैट मॉनिटर है वैसा नहीं, बड़ा सा मॉनिटर, उसको स्पेस चाहिए, और बड़े बड़े स्कैनर लगभग 1 फीट पीछे की तरफ था। और लेजर प्रिंटर का भी एक साइज हुआ करता था बड़ा बड़ा। तो वो एक दौर था। खैर, उस दौर से अब हम लोग जिस जगह पे आ चुके हैं, आजकल का दौर और पहले का जो दौर था, जब ग्राफिक्स डिजाइनिंग की बात करते हैं, उस समय दिमाग को यूज करना पड़ता था। मुझे याद है अपने ब्रेन से हमें निकालना पड़ता था, हमें गूगल से भी बहुत कम सपोर्ट मिलता था, कहीं से भी बहुत कम। आज के दौर में डिजिटल जिस तरह से युग परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर लोग अब ग्राफिक्स डिजाइनिंग के नाम पे मैं देखता हूँ कि ब्रेन का इस्तेमाल कम करते हैं, और सपोर्टिंग जो एप्लीकेशन AI को ज़्यादा करते हैं, AI के द्वारा ज़्यादा करते हैं। तो क्या लगता है कि ये कितना फ्रूटफुल है? माने स्मार्ट वे ज़्यादा बेटर है, या पहले वाला हम लोग का ब्रेन यूज़ करना सही था? देखिए, ईश्वर ने जब हमें मस्तिष्क दिया, दिमाग दिया, तो इसलिए दिया कि दिमाग को हम लोग यूटिलाइज करके मानव आगे से आगे बढ़ पाए। आज मानव यदि अपने दिमाग का उपयोग नहीं करता तो हमको नहीं लगता है कि मानव जाति का इतना विकास हो पाता और मानव जाति यहाँ तक पहुँच पाता। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके क्या सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है,
भले लोग इसको प्लस के बारे में बात करते होंगे, लेकिन मेरे नज़र में इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि ये आदमी के दिमाग को पंगु कर देगा, आदमी को उस लायक नहीं छोड़ेगा, क्रिएटिविटी खत्म कर देगा। आदमी भले आपका काम जो 2 घंटा का काम है वो 10 मिनट में करके रख देगा, आप स्पीड में आ जाएंगे, लेकिन आपकी दिमाग की सोचनीय शक्ति खत्म हो जाएगी, आप सोचने लायक नहीं रह जाएंगे। क्योंकि दिमाग, हमारे पूर्वज बोल कर गए हैं कि दिमाग का जितना सदुपयोग करेंगे, जितना उपयोग करेंगे, दिमाग उतना ही डेवलप होता है। दिमाग की खासियत है कि जितना चलाएंगे उतना ही डेवलप करेगा। जब AI आ जाएगा, दिमाग चलेगा ही नहीं, टोटल आप AI पर निर्भर हो जाएंगे, तो दिमाग आपका शिथिल हो जाएगा, दिमाग में डेवलपमेंट रुक जाएगा आपका। तो इसलिए हमारे हिसाब से जो हम लोग जिस दौर से गुजरे हैं, और उस समय कोई गूगल बाबा नहीं थे, कोई AI नहीं था, टोटल हम लोग अपने मस्तिष्क का उपयोग करके डिज़ाइन क्रिएट करते थे। उसके बाद कुछ CD वगैरह उसमें मिलता था, CD में कुछ डिज़ाइन आता था, उसको देखते थे, पेपर देखते थे, मैगजीन देखते थे, तब जाकर के नया कुछ क्रिएटिविटी निकलता था। वो किंतु आज के दौर में वो क्रिएटिविटी ख़त्म हो चुका है, वो देखने को नहीं मिलता है कि दिमाग से जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है। तुरंत आज के जो बच्चे हैं वो गूगल बाबा को लिए, यहाँ से AI को ले करके ये क्रिएट कर दिए, तो फिर उनका दिमाग कहाँ खर्च हुआ? उनकी आवश्यकता ही क्या है? आने वाले दिन में तो लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि टोटल काम AI करेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अब आपने जो सवाल रखा है कि हम क्या करेंगे, तो अब मान लीजिए आप एक ट्रेडिशनल प्रिंटिंग प्रेस चला रहे हैं, आपके ठीक है, आप भी अपग्रेड हो रहे हैं समय के साथ साथ, लेकिन अब ये जो सामने जो चुनौती आ रही है, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और वो भी ऐसे लाइन में है जो प्रिंटिंग का लाइन है, टोटली आप प्रिंटिंग पे डिपेंडेंट है। अब आपके सामने भी AI के तौर पे एक चुनौती आ रही है कि धीरे धीरे प्रिंटिंग का काम कम होगा, तो आपने क्या विकल्प चुना है? कि ऐसे, मैंने आपसे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ताकि दूसरे जो इस लाइन में है, जो नए लोग आ रहे हैं, उनको भी एक आइडिया मिलेगा कि क्या विकल्प हो सकता है। संजय जी, चुनौतियाँ कब नहीं है आदमी के पास? चुनौतियाँ तो हर पल है, आज भी चुनौती है, कल भी चुनौती रहेंगी, चुनौतियों से हम भाग नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग चुनौतियों को आदरपूर्वक स्वीकार करते हुए उसको, उसके जो तोड़ का उपाय करना पड़ेगा हम लोगों को। तो मान के चलिए कि आज प्रिंटिंग बोल रहे हैं बंद हो जाएगा। प्रिंटिंग देखिए, आज भी कलकत्ता जैसे जगह में आप देखिएगा, बैठक खाना में जाइए, आज भी टेडल प्रेस चलता है। वो जो आज के 50 वर्ष पहले जो इंडिया में टेडल प्रेस चलता था, पैर वाला जो चला था, छापा खाना, वो आज भी चलता है। तो प्रिंटिंग कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, प्रिंटिंग का जो नए नए अवतार आते रहेंगे, जो अवतार तो हर चीज़ में आप देख रहे हैं, और डिजिटल अवतार, डिजिटली अवतार आ रहा है और आते रहेंगे। ये तो आएंगे, आपके पास चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन चुनौतियों से लड़ना स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे मानव का धर्म ही है चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ना, तो उसमें रास्ते हम लोग खोज रहे हैं। मान कर चलिए कि आज आपको लेजर में आप प्रिंट कर रहे हैं कोई चीज़, तो उसमें भी लोग प्रिंट करना शुरू कर दिए हैं। हमसे प्रिंट करा कर ले जाते हैं, फिर लेजर प्रिंटर में लगा करके प्रिंट करते हैं। अच्छा, तो वो हमारा काम, एक नया काम निकल चुका है वहाँ पर। आप भले खुद अपने ऑफिस में प्रिंट कर रहे हैं, अपने प्रिंटर से प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन हमसे प्रिंट करवा कर ले जाकर प्रिंट कर रहे हैं। समझ गए, मतलब कॉपी कर रहे हैं, उसका कॉपी कर रहे हैं। डिज़ाइन तो आपसे ही बना, हाँ, डिज़ाइन बना रहे हैं, प्रिंट भी करवा रहे हैं और फिर अपने लेजर से प्रिंट करते हैं। उसके अलावा जो फ्लेक्स प्रिंटिंग है, तो फ्लेक्स प्रिंटिंग का तो थोड़ा अभी तक नहीं है, क्योंकि मान के चलिए कि वो अभी सस्ता है, टिकाऊ है, आपका वेदर से अनुकूल है, पानी बरसात आपका ये धूप से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब चीज़ अभी इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है, लेकिन यदि ख़त्म भी होता है तो कोई ना कोई हम लोग नया रास्ता उसको खोज लेंगे। और इसमें हम लोग आगे निकल भी चुके हैं कि हम लोग अब मान के चलिए कि जो डिजिटली हम लोग ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि आप कंप्यूटर पर उस चीज़ को खोलेंगे और खोल करके कंप्यूटर पर ही डिस्प्ले के माध्यम से आप स्क्रीन पर उस चीज़ को कर सकते हैं। अच्छा, उसी से हाँ, उसी से कर करके आप लोग कुछ करने जा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आने वाली चुनौतियों को हम लोग स्वीकार करते हुए आगे निकल जाएं। आपके व्यावसायिक क्षेत्र की अगर बात करें तो व्यावसायिक क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है कि लोगों का जो रवैया होता है वह जब सक्सेस हो जाता है तो काफ़ी रूड हो जाता है। नहीं, ऐसा कभी आपका हुआ था? और अगर हुआ था तो कैसे उतरा वो रवैया आपका? रूड तो कोई कभी, मतलब थोड़ा अहंकार हो जाता है कि हाँ, नहीं, देखिए, अहंकार तो ईश्वर ने किसी का नहीं छोड़ा।
अहंकार तो आज तक रावण का भी नहीं रहा, तो हम लोग किस गिनती में हैं? अहंकार तो वही ना बोलते हैं कि हम ईश्वर से यही सबसे में प्रार्थना रहती है कि मेरे अंदर अहंकार ना आए, मुझसे कोई गलती काम ना हो जाए, गलत काम ना हो जाए, ये सबसे में ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो अहंकार तो नाम की कोई चीज़ नहीं है, कभी नहीं आया। नहीं, कभी नहीं। अहंकार क्या चीज़ का है? गुस्सा ना, गुस्सा क्या चीज़ में आएगा? हाँ, काम में जरूर गुस्सा रहता है, अपने काम के प्रति यदि हमारे स्टाफ कुछ गलत कर रहे हैं या हमने लिखा कि ना काम के प्रति कोताही बरती जा रही है, हमारे कस्टमर कोई कंप्लेन कर दिया, तो उस पर मैं सख्ती से पेश आता हूँ। सख्ती से पेश आते हैं। उस समय हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। और डिसिप्लिन को आप मानते हैं? हाँ, लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, जो आजकल के बच्चों में नहीं दिखती है। डिसिप्लिन तो एक छोटा चीज़ से आप कर सकते हैं। आप सुबह अलार्म लगा करके सोते हैं, रात को अलार्म लगा कर सोते हैं, सुबह अलार्म बजता है, यदि आप उठते नहीं अलार्म के बजने पर तो भी तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं आप। तो आज के बच्चे अलार्म लगा कर सो जाते हैं, अलार्म बजा, हाथ से कर दिए, फिर सो गए। तो यदि छोटे छोटे चीज़ को आप ज़िंदगी में अनुशासित नहीं करेंगे तो बड़े डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे आप? आज की युवा पीढ़ी को ये जानना होगा। तो डिसिप्लिन, अनुशासन को जीवन में जब तक नहीं लाइएगा तब तक आगे निकल नहीं पाइएगा आप। बहुत ही ज़रूरी है सब चीज़। शादी आपकी क्या माने अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? नहीं, शादी तो देखिए माँ पापा के मर्जी से हुआ। अच्छा, अरेंज मैरिज ही थी। हाँ, 1995 मेरी शादी हुई। तो आपके व्यवसाय में या आपके करियर में आपकी श्रीमती का कितना योगदान है? कैसी मिली आपको श्रीमती? देखिए, कैरियर में और व्यवसाय में, चाहे आप मेरी ज़िंदगी में पूछिए, ज़िंदगी में मेरी धर्मपत्नी का बहुत बड़ा रोल है। मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है ऐसा कि आज वो नहीं रहती मेरे साथ, मेरी अर्धांगिनी, मेरे संगनी नहीं रहती, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाता। तो उसमें मेरे लाइफ को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा रोल है, और मैं इसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ। आज भी उनका साथ रहा और मेरे भाई लोगों का सुखद प्रयास और कोऑपरेशन रहा, तभी आज यहाँ पर हम लोग आप हैं। दोनों के रिश्ते में क्या चीज़ थी जो जिसकी वजह से इतना दिन ये रिश्ता चला? आजकल के दौर में देखा जाता है कि रिश्ते बहुत कम टिकते हैं और रिश्तों में जो क्या बोलते हैं समझने की भावना होती है ना, वो भी कम देखी जा रही है। आपका तो इतना लंबा समय हो गया, एक परिवार है आपका, भरा पूरा परिवार है आपका, आपके अंदर क्या लग रहा है इस रिलेशन के अंदर क्या कॉमन? मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के दौर के जो लड़के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको कम से कम ये सुनकर कम से कम समझ में आया कि हाँ क्या ज़रूरी होता है एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और करियर में आगे बढ़ने के लिए। मैंने रिलेशन कैसा, मतलब पत्नी के साथ रिलेशन की, हमारा जो एक, आप तो जॉइंट फैमिली भी है, जॉइंट फैमिली है, तो वो कैसा पूरा ही रिलेशन है, कारण क्या है कि वो बना हुआ है? देखिए, किसी भी रिश्ते को का जो रिश्ता का जो सबसे बड़ा नींव होता है ना, वो नींव होता है विश्वास और एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना, और कई बार अपने निजी स्वार्थ को त्याग देना, तिलांजलि दे देना, उसका वध कर देना, तब जाके एक परिवार चलता है। खुद की खुशियों को मार देना, तब जाके परिवार आगे बढ़ता है, तब जाके संयुक्त परिवार चलता है। और हमारी तो ये परंपरा रही है, हमारी भारतवर्ष की परंपरा रही है कि शुरू से ही लोग एकजुटता और परिवार में रहे हैं, और तभी जाकर के लोग आगे निकले हैं। तो मैं उस बात को नहीं मानता। आप तो बड़े भाई हैं। हाँ, मैं बड़ा हूँ, मैं 3 भाइयों में पिताजी के बाद से आपने ही देखा हाँ, परिवार हाँ, को। हाँ। मैं जिस व्यवसाय में हूँ, इस व्यवसाय का फाउंडर मैं ही हूँ। इसके पहले हमारे कोई हमारे जितने भी बिरादरी के लोग, खानदान में इस तरह कोई व्यवसाय नहीं किया था। मैंने ही ईश्वर के आशीर्वाद और माँ के आशीर्वाद से मैंने इस काम को हाथ में लिया और आज यहाँ तक आया है। तो जहाँ तक परिवार की बोले हैं, तो परिवार को चलाने के लिए आज नए लोग बोलते हैं ना कि अकेला ही हमको अच्छा लगता है, हस्बैंड वाइफ बच्चा। लेकिन मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि आज यदि
आप संयुक्त परिवार में नहीं रहेंगे तो आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, सफलता को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सफलता को भी एंजॉय नहीं कर किससे पाएंगे। बांटेंगे? किससे बांटेंगे आप? और मान कर चलिए कि आपको कहीं जाना है, आपका एक व्यवसाय बड़ा हो गया है, तो आप स्टाफ के बलबूते पर कितना दिन चलाएंगे काम? यदि आपके साथ में आपके भाई, आपके बच्चे, आपके बीवी सभी साथ हैं तो आप निफिर होकर कहीं जाकर एंजॉय कर सकते हैं, कहीं जाकर 2-4-5 दिन ठहर सकते हैं, कहीं नए चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, नया चीज़ खड़ा कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आज की पीढ़ी से कि आप लोग जो ये कौन सा कल्चर बता रहे थे आप? संयुक्त परिवार। हाँ, ज्वाइंट जो परिवार है, हाँ ज्वाइंट फैमिली जो है, इसको रखना चाहिए। हमारे हिसाब से मेरा पर्सनल ये व्यू है कि मैं आज भी ज्वाइंट हूँ और ज्वाइंट से मुझे कहीं आज तक भी नहीं लगा कि हमको ज्वाइंट होने में दिक्कत महसूस हो रही है, आज तक नहीं लगा। आपके पास दोस्ती के लिए समय है? जरूर समय है। दोस्ती क्या बढ़िया है आपके हिसाब से? माने जरूरी है? एकदम जरूरी है। आज के युग में तो दोस्त बहुत ज़रूरी है। वो दोस्त जैसा भी हो बहुत ज़रूरी है। आज के तो लोग के पास समय नहीं है, वो दिन रात आप काम किए, काम के बाद घर गए तो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसी में लोग बंध गए हैं। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि दोस्त को ज़िंदा रखिए, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन समय निकालिए, उनके साथ ठहाके लगाइए, मज़े कीजिए, कहीं आउटिंग में जाइए और एंजॉय कीजिए लाइफ को एंजॉय कीजिए। काम तो चलते रहेगा, काम एक बार शुरू हो गया तो फिर वो बंद नहीं होगा, काम चलते रहेगा, लेकिन लाइफ भी चलना चाहिए। केवल स्ट्रेस में आकर के आप 24 घंटा काम करते रहेंगे तो उससे ज़िंदगी का आपका जो सपना है वो साकार नहीं होगा। तो अब भविष्य में आपके पास और क्या ऑप्शंस है? आप क्या करने वाले हैं? माने अगर इसी माने इसकी बात करें, विस्तारीकरण की आप बात कर रहे थे, हम ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे, तो अभी क्या प्लान है आपका आगे? देखिए, हम लोग इसी जनवरी महीना में हमको लगता है कि आपका 20 तारीख तक हम लोग कई मशीन लाने जा रहे हैं। शेड्यूल लोगों को नया चीज़ मिलेगा जिसमें आपका इनग्रेविंग का मशीन आ रहा है, जो बड़े बड़े सीट पर आप जैसा तरह से डिज़ाइन चाहते हैं वो उकेर सकते हैं आप। आपका यूनिक क्या है? माने आप दूसरे लोगों से अलग आपके पास क्या है? मतलब और भी प्रिंटिंग प्रेस होंगे, आपके पास स्पेशल क्या है? मेरे पास देखिए स्पेशल यही है, मेरे पास क्वालिटी स्पेशल है। क्वालिटी और कमिटमेंट, ये 2 चीज़ ले करके आज हम लोग उस गली में भी जिंदा हैं। हाँ। उस गली में भी वार्ड नंबर 5 संतोषी नगर, सालासर दरबार, संतोषी मंदिर के पास, आज भी वहीं पर है हम लोग। भले हमारे विस्तार कहाँ कहाँ चले गए, हमारे सिक्किम में भी हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट उसी ऑफिस में आते हैं। उसी ऑफिस से। अच्छा, कितने अभी आपके ये होंगे स्टाफ? नहीं सॉरी, मतलब क्लाइंट हाँ। लगभग हमारे पास कॉर्पोरेट हाउस के 100 से ऊपर क्लाइंट हैं। कौन कौन से? थोड़ा सा अगर कोई कॉर्पोरेट का नाम आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। अब जो भी इस एरिया में कॉर्पोरेट है वो सबसे जुड़ा हुआ है। अच्छा, सबसे जुड़े हैं। जो भी कॉर्पोरेट हाउस आप मानते हैं इस जोन में, उनके साथ आप माने फिक्स हो गए हैं? हाँ, उनका ही काम कर रहे हैं ना। ऐसी बात नहीं कॉर्पोरेट काम करके हम लोकल काम नहीं करते हैं। हमारे पास जो काम आ जाते हैं उसको हम हृदय से बहुत ही तन्मयता से उसको स्वीकार करते हैं और हमारा रोजी रोटी है, हम उसको निभाते हैं। व्यवसाय में कोई बड़ा लॉस हुआ है आपको कभी? बहुत बड़ा माने लॉस तो बड़ा ही होता है जब भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसको बड़ा ही माना जाता है। कोई हुआ है ऐसा? देखिए, बिजनेस में लॉस और गेन दोनों का चोली दामन का संबंध है। तो जिस बिजनेस में लॉस नहीं होगा वहाँ आगे आप नहीं निकल पाइएगा। तो गेन करने के लिए लॉस होना बहुत ज़रूरी है। माने पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। जरूर पेशेंस रखना पड़ेगा। आप उसमें यदि पेशेंस आपका नहीं रहा तब तो फेल हो जाएंगे आप। तो लॉस भी चाहिए, साथ में लॉस को जो बर्दाश्त कर पाया वही गेन को संभाल पाएगा। इसलिए बिजनेस में लॉस भी चाहिए और गेन भी चाहिए, दोनों चीज़ें। बुरी आदतें क्या है आप में? बुरी आदतों में ऐसा तो कोई बुरी आदत नहीं है। बुरी आदत यही है कि घर में समय थोड़ा कम दे पाता हूँ, कि आजकल बिजनेस में ज़्यादा समय देता हूँ। तो आप रिकॉल कर रहे हैं कि क्या बुरी आदत? हाँ, बिजनेस में समय ज़्यादा चल रहा है, उसके बाद में कुछ सोशल में ज़्यादा समय दे रहा हूँ, तो कंप्लेन रहता है घर में।
ये घर में समय समुचित नहीं मिल पाता है। मतलब मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, मैं आपको ये बता दूं दर्शकों कि हम इंसान है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब मैंने इनसे पूछा कि आप में बुरी आदतें क्या है, तो इनको भी एक बार झटका लगा होगा कि पॉडकास्ट के अंदर में सब अच्छी बातें होती है, बुरी बातें क्यों। तो बुरी बातों का अर्थ ये होता है कि हर इंसान अगर वो परिपूर्ण है तो फिर वो इंसान नहीं, वो भगवान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, हमको समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर गलतियां भी है। हम इतने सफल कभी नहीं हो सकते कि हम सब कुछ कर पाए। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ खामियां होंगी, और इसका स्वयं आकलन जो होता है वह भी बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने अभी किया स्वयं आकलन कि हाँ मेरी ये कमियां हैं, और कमियों को स्वीकार करना, और वो भी पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे, ये बड़ी बात है। बड़ी बात है। तो और कोई बड़ी खूबी है, कमी है अपने? नहीं, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जैसे अब तक सबको लेके चले हैं, आगे की ज़िंदगी के जो अगला पड़ाव है उसमें भी हम अगला जो लाइफ का जो समय है, जो साल है, वो इसी तरह से सबको लेकर आगे बढ़ें, सभी लोग साथ में रहें। जो मन में सोशल वर्क की भावना है, सोशल तो आप कर रहे हैं, सोशल काफ़ी दिन से कर रहे हैं। साहू युवा परिषद से आप जुड़े हुए हैं? नहीं, सिलीगुड़ी तहलीक बहस साहू समाज की अभी सचिव हैं हम, और हमारे स्थानीय जो नवजुबीन क्लब है उसके भी अध्यक्ष हैं। छठ पूजा का बहुत बड़ा आयोजन होता है। हाँ, छठ पूजा तो बहुत बड़ा हमारा हाँ। जो नंबर 1 माँ संतोषी घाट है, वो नॉर्थ बंगाल का नंबर 1 घाट है। तो उसको सजाने संवारने में बहुत मेहनत हम लोगों ने की है, तो वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अच्छा, आपको जब भी मैंने देखा है, आप जब जानकी पब्लिकेशन में बैठते हैं, जब वहाँ पर काम करते हैं, मैंने देखा काफ़ी धीर गंभीर देखा। मैंने कभी भी मतलब आपको बहुत कम ही देखा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब खुल के हंसते हैं या ये करते, बहुत सीरियस रहते हैं। ऐसे आप अगर व्यवसाय के अलावा मैं बात करूं तो आपका क्या मूड रहता है वहाँ पर? मतलब आप मूवी वगैरह देखते हैं, आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खुल के हंसना? संजय जी देखिए, जैसे जब हम काम करने जा रहे हैं, हाँ, तो हमको लगता है काम के प्रति पूरा समर्पण भाव होना चाहिए। डुअल मूड लेके चलते हैं आप? हाँ, काम जब आप ऑफिस में ढुक गए तो पूरा न्याय होना चाहिए ऑफिस के समय पर, उसमें कोई प्रकार की कोई कताहली नहीं होना चाहिए, मेरा ये सोचना है। तो इसलिए मैं जब ऑफिस आता हूँ तो पूरी तरह से काम करता हूँ। फिर ऑफिस से निकल कर यदि सोशल वर्क में किया गया तो वहाँ सोशल वर्क में पूरा ढुक जाता हूँ, फिर ऑफिस छोड़ देता हूँ। घर पर गया तो फिर घर को ले लिया, फैमिली में लग गया। मूवी वगैरह देखते हैं? जरूर, मूवी में देखना मेरी शौक है। कौन पसंद? मैं आज भी पुराने फिल्मों के अलावा नया फिल्मों में देखना पसंद करता हूँ। कौन सा एक्टर पसंद है पुराने ज़माने से बात करें तो? अगर देखिए, हम लोग के ज़माने में जब लाइफ शुरू किया था, जब 10-11 में पढ़ा करता था, उस समय तो आमिर खान जी नए आए थे, तो आमिर खान को देखते थे हम लोग। आमिर खान की पहली पिक्चर आपने देखी होगी? हाँ जरूर, क़यामत से क़यामत तक। तो उसके याद है कि हम लोग अब दोस्तों के साथ हमने यहीं मेघदूत सिनेमा हॉल में जा करके तो इंस्पायर होकर आपने भी प्रेम का भी सोचा था क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, खाली मूवी को एंजॉय करते थे हम। अच्छा। मूवी को पूरी तरह से एंजॉय करते थे। तो कोई भी आज भी मूवी देखने का वैसे ही शौक है। आज भी हम लोग जा करके मल्टीप्लेक्स में मूवी देखते हैं। नए फिल्में भी अच्छी लगती हैं। आज एक से एक नए डायरेक्टर आ गए हैं, नए जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो भी किसी मायने में कम नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है आज भी। सिलीगुड़ी का जो भविष्य है अभी जिस तरह से प्रगति पे है सिलीगुड़ी, हर समय आप देख रहे हैं ग्रोइंग सिटी है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। व्यावसायिक क्षेत्र में भी अब हर ब्रांड सिलीगुड़ी में आ चुका है। सिलीगुड़ी को जो व्यावसायिक या औद्योगिक जो मापदंड की अगर बात करें, आप तो कॉरपोरेट्स का भी काम करते हैं, लोकल भी काम करते हैं, चाय पत्ती वाले जो पैकेटिंग है उनका भी काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका भविष्य और इसको क्या आवश्यकता है इसके भविष्य को और आगे ग्रो करने के लिए? क्योंकि अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिकुड़ चुका है ये। देखिए, सिलीगुड़ी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जो फील करता हूँ आज के दौर में और दूसरे सिटी के मुकाबले, कि सिलीगुड़ी में इंडस्ट्री काफ़ी कम है। काफ़ी कम है कि ना के बराबर है। तो यदि इस पॉडकास्ट को कोई हमारे सरकारी बंधु देख रहे हैं, राज्य सरकार बंधु देख रहे हैं, राज्य सरकार के कोई पदाधिकारी देख रहे हैं, तो उनसे मेरा यही निवेदन और विनती रहेगा कि किसी तरह से सिलीगुड़ी के आसपास के क्षेत्रों में इंडस्ट्री को लेकर आया जाए। बहुत कमी है, और जिस सिटी के अंदर इंडस्ट्री नहीं रहेगी उसका ग्रोथ आगे नहीं जा पाएगा, वो ग्रोथ रुक जाएगा।
तो ऐसे ही जो आप फील कर रहे हैं ना कि सीडीयू सिमट कर रह गया है, हमको लगता है कि बात सही है। सीडीयू यार वाकई सिमट कर रह गया है और इसको आगे लेके जाने के लिए, इसको हमारे मुख्य धारा में और जो हमारे जो देश के अन्य सिटियों के मुकाबले में इसको खड़ा करने के लिए इंडस्ट्री को होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार से, यहाँ इंडस्ट्री लगाया जाए ताकि लोगों को जॉब मिले और हमारा सिटी जो है आगे तरक्की के और नए नए आयाम कायम करें। अभी कितने एम्प्लॉय हैं आपके पास? हमारे पास 35 एम्प्लॉय है। 35 एम्प्लॉय है और उसको आगे लेके जाने की प्रक्रिया में हम लोग हैं। तो बहुत बड़ा एक माने लक्ष्य आप ना, लक्ष्य ये भी नहीं है, लक्ष्य तो टारगेट है, ज़िंदगी में टारगेट होना चाहिए, टारगेट अभी और है। अच्छा, सफलता आपके विचार से क्या है? आपके अगर संक्षिप्त में बोला जाए तो आपके हिसाब से आप अपने आप को सफल तो मानते ही हैं, अभी कुछ हद तक तो सफल हो ही चुके हैं आप। तो सफलता आपके लहजे में क्या है, अगर संक्षिप्त में हम बोले तो आप क्या कैसे पुकारोगे? देखिए, सफलता उसी को बोलेंगे कि यदि आप जिस काम को करके आपको पूर्ण संतुष्टि मिलती है, आपको लगता है कि ना काम करके मज़ा आ रहा है, केवल हम जॉब करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इसमें करना पड़ेगा। हाँ, इसमें मेरे आत्मिक कुछ रिलेशन भी उसके साथ है, जॉब के साथ प्रेम करना होगा। हाँ, प्रेम जो इश्क होता है ना, वो जॉब से होना चाहिए। तो हमको लगता है कि जब तक उस व्यक्ति में उस जॉब से इश्क नहीं किया तब तक उसको डूबना पड़ेगा उसको। हाँ, उसको डूबना पड़ेगा। तो धनंजय गुप्ता से हमारी जो पॉडकास्ट में बातचीत हो रही थी, काफ़ी समय तो बहुत कम रहता है हमारे पास पॉडकास्ट में, क्योंकि कहानियों की अगर बात करें, हमने शुरू किया था सिलसिला कहानी का, तो कहानियाँ बहुत लंबी लंबी होती है, कई पन्नों की होती है, कई माने उसकी मैं अगर बात करूँ कहानियों की तो 100-150 पेज की कहानियाँ हो जाती है, और उसको सुनाने में पहले बोलते हैं ना कि दादी और नानी की कहानी, तो बहुत लंबी होती थी। लेकिन ये सफलता की कहानियाँ जो हैं, ये संक्षिप्त में ही हम सुनाते हैं। आप क्योंकि आप में से अधिकतर लोग जो यहाँ पॉडकास्ट में हमारे पास आ रहे हैं, हमारे शहर के जो लोग हैं, अलग अलग जो व्यावसायिक क्षेत्र से आ रहे हैं या अपने क्षेत्र के में उन्होंने नाम किया है, वैसे लोग हमारे साथ आ रहे हैं। तो अधिकांश लोग आपको पहचानते ही हैं, आपके क्योंकि आप सामाजिक तौर पे भी काफ़ी लोगों से मिलना जुलना आपका रहता है। छठ पूजा के जो प्रबंधन कमेटी है उसमें भी आप रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको काफ़ी मौका मिलता होगा। तो लोग जानते हैं धनंजय गुप्ता को, और धनंजय गुप्ता जैसे ही लोग और भी लोग जो सिलीगुड़ी शहर में अपने साथ साथ हमारे शहर का भी नाम को मानचित्र में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी प्रतिबद्धता जो कार्य की करने की जो शैली है इनकी, मैं धनंजय गुप्ता के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं इनके साथ मेरा काफ़ी लंबा समय बीता है। तो मैंने देखा है कि इनके अंदर क्वालिटी को लेकर काफ़ी माने वो रहा है, कॉन्शियसनेस रहा है शुरुआत से, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रिंटर हैं, बहुत सारे ग्राफिक्स डिजाइनर हैं, लेकिन इनके अंदर क्वालिटी का कॉन्शियस जो है वो बहुत अच्छा है, और पेशेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर पहले की हम बात करें तो पहले मुझे लगता है कि आपके पास लोग आके बैठते थे, डेढ़ घंटे तक एक विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन बनाया जाता था। आप सोच भी नहीं सकते वो दौर था, और आज के दौर में आप ऑनलाइन में बैठ के तुरंत विजिटिंग कार्ड बना सकते हो। उस समय एक विजिटिंग कार्ड बनाने में 15 बार करेक्शन होते थे। तो वो दौर से गुजरे हुए इंसान हैं, और इतना आगे आ चुके हैं आज के दौर में कि अब इनका जो इनके जो पाँव है वो चारों तरफ फैल चुके हैं, ये हाथ पाँव चारों तरफ फैला चुके हैं, और अब मुझे लगता है कि जानकी पब्लिकेशन का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसका श्रेय धनंजय गुप्ता को ही जाता है। और साथ साथ धनंजय गुप्ता जैसे लोग जो आज इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, इन्होंने जैसे शुरुआत की थी, आप देख सकते हैं कि शुरुआत कहीं से भी आप करिए, छोटी शुरुआत से ही आपको बड़ा होने का अवसर मिलेगा। बस दिल से इन्होंने जैसा कहा कि आपको लगन होनी पड़ेगी, आपको प्रेम करना पड़ेगा, आपको अपने जॉब से, अपने कार्य से प्रेम करना पड़ेगा, वो जरूरी है। क्योंकि आपके पास अगर आपका कार्य है, आपकी पहचान है, तो आपके पास सब खींचे चले आएंगे। बात सही है। धनंजय गुप्ता, इससे मैं चाहूँगा कि आखिर दौर में अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें। मैं संजय जी आज के युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ कि आज युवा जो हैं काफ़ी ऐसे हो चुके हैं ना कि वो चाहते हैं कि तुरंत का तुरंत कोई काम हो जाए। तो काम तो तुरंत का तुरंत होना चाहिए, लेकिन उसके लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। उनको चाहिए कि 2-3 चीज़ बातें उनको मैं बताना चाहूँगा, जिसको जब यदि जीवन में शामिल करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत आगे तक हमारी युवा पीढ़ी जाएगी। सबसे पहले तो एक आप लक्ष्य निर्धारण कीजिए। जिस व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य
कोई गोल नहीं है, कोई सपना नहीं है, तब तो आगे नहीं निकल पाएगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। यदि आपको दिल्ली जाना है और आप ट्रेन का टिकट काटने गए, तो आप टिकट खिड़की पर बोलेंगे कि दिल्ली का टिकट हमको चाहिए, तभी तो टिकट देगा। तो एक दिल्ली जाने के लिए आपको टिकट के लिए सोच करके टिकट आप लेते हैं, तभी जा पाते हैं। तो इतना बड़ा लाइफ में यदि आप कोई टारगेट नहीं लेते हैं कि हम कहाँ पहुँचना है, तो लाइफ कैसे जाएगा? कहीं नहीं जा सकता ना। निर्धारित करना पड़ेगा, आपको गोल तैयार करना पड़ेगा कि हमको आने वाले दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँचना है, तब फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं युवा पीढ़ी से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अपने लाइफ में एक अच्छा सा गोल टारगेट लिखें, उसको रोज़ देखें उसको कि कहाँ जाना है, आपको कहाँ पहुँचना है। हमको पूरा विश्वास है कि आप एक न एक दिन वहाँ जरूर पहुँचेंगे। दूसरी बात है कमिटमेंट। काम के प्रति आपको कमिटमेंट होना चाहिए। यदि आप किसी को कोई जबान दे दिए, कोई प्रॉमिस कर दिए, तो उसको निभाना सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जबान दे दिए, वो आदमी खोज रहा है और आप घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉमिस दे दिए, कमिटमेंट कर दिए, तो उस काम को एनी हाउ आपको निभाना चाहिए। तो एक तो गोल, दूसरा कमिटमेंट और तीसरा मेहनत। मेहनत से भागना नहीं चाहिए, रात दिन एक करके काम करना चाहिए, तभी आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। और चौथा ईमानदारी। ईमानदारी आपको सब समय अपने अंदर लेके चलना चाहिए, याद रखना चाहिए। और अपने काम के प्रति ईमानदारी हर चीज़ में हो सकती है, काम के प्रति, विश्वास के प्रति, हर चीज़ में आप ईमानदारी को ला सकते हैं। तो हमारे हिसाब से युवा पीढ़ी को ये 4 बातों पर निम्नलिखित ध्यान देना चाहिए कि इसमें यदि वो चारों बातों को मानते हैं, तो हमको लगता है कि उनका जो सपना को साकार होने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद धनंजय गुप्ता जी। और धनंजय गुप्ता जी ने जो 4 बातें बताई, 4 मंत्र बताए, उसमें से आखिरी जो मंत्र था ईमानदारी, इसके बारे में मैं कह दूं कि हर बेईमान व्यक्ति अपने लिए ईमानदार व्यक्ति खोजता है। तो सोचिए ईमानदारी की कितनी आवश्यकता होती है। हर किसी को ईमानदार व्यक्ति की तलाश होती है। तो हम जब दूसरों में ईमानदारी खोजते हैं, तो खुद में ईमानदारी की आवश्यकता जरूर है। तो ऐसे ही लगातार आप कहानियां देख रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और आपके साथ जुड़ रहे हैं। हर अलग अलग कहानियां लेकर अलग अलग लोग जुड़ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कम बोले, आप भी कम बोलें और सुने ज़्यादा। अब ये सुनने की जो आदत है आजकल धीरे धीरे लोगों में कम हो रही है, उसको हम कोशिश करेंगे आप सुनकर कुछ सुने ऐसा जिसमें कि कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बेहतर निकल कर आएगा। और ऐसा हुआ भी है कि बहुत सारी बातें होती है जिसमें से कहीं ना कहीं आपसे रिलेवेंट, आपसे संबंधित कुछ बातें निकल कर आती है, जिससे आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता है। क्योंकि आजकल रास्ता बताने वाले गुरु नहीं मिलते हैं, गुरु घंटाल बहुत मिलते हैं। बात सही है। तो आपको ये जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, यही कहीं ना कहीं काम आता है, जो आपके लाइफ को बताएगा कि आपको कहाँ से यू टर्न लेना है, कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। तो ये जो रियल लाइफ की एक्सपीरियंस है, इसके लिए हम ये पॉडकास्ट चला रहे हैं और इसमें हर शुक्रवार को हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और आगे भी लेकर आते रहते हैं, आगे भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए आज्ञा और आप हमारे देखते रहिए हर कार्यक्रम को, और इसी तरह प्यार और स्नेह बनाए रहिए और हर समय खबर समय। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार।